हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, हमारी 90 प्लस वाली सीरीज में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ठीक है, हम अपने 3 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो 3 क्लासेस पूरे नहीं देखे हैं तो आप उनको कंप्लीट पूरे देखिए। उसके बाद आज आप इस क्लास में जुड़िए, है ना। तो आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो आप पहले प्रीवियस सेशन देखिए, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि हम कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं और हम क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट हमारा जो सेशन था, उस सेशन में हमने आंसर राइटिंग के अप्रोच पर कुछ पॉइंट्स पर हमने बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि आंसर राइटिंग के अप्रोच या पॉइंट्स आपके किस तरीके के होने चाहिए और कैसे होने चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं एक टेक्निक की, हम बात करने वाले हैं। यह टेक्निक मैं आपको आगे बताने वाला था। पहले मैं ब्रेन का फंक्शन आपको समझाता कि मन क्या होता है ना, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, चेतन मन क्या होता है, अवचेतन मन क्या होता है, किस तरीके से हम चीज़ों को याद करते हैं, है ना। दिमाग की फंक्शनिंग क्या होती है, हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो क्यों भूलते हैं, है ना। पर मुझे ये टॉपिक बीच में इसलिए लेके आना पड़ा क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, और हमें इस समय ज़रूरत है ना, एक ऐसी टेक्निक की या एक ऐसी चीज़ की जो हमें एग्जाम में फास्ट रिवीजन करने के लिए हेल्प कर रही है ना। जैसा मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हम कॉपी बना लेते हैं। हमारी कॉपी 200 पेज की होती है, 300 पेज की होती है, 400 पेज की होती है। हम बहुत बड़े बड़े नोट्स साल भर बनाते हैं या पूरे साल हम नोट्स लिखते हैं। पर लास्ट में जब हम एग्जाम का सेशन आता है तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम प्रेशर में आ जाते हैं या हम परेशान हो जाते हैं कि इतनी मोटी कॉपी को हम कैसे रिवाइज करें, कैसे याद करें या एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करें, है ना। और ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हमें वो तरीका या वो टेक्निक नहीं पता होती है जहां पर हम छोटे नोट्स या शॉर्ट रिवीजन ट्रिक्स का या हम मेथड्स का या टेक्निक्स का यूज करके बहुत फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, है ना। मैंने आपको एक सिस्टम समझाया था कि अगर आपने 200 पेज की नोट्स बनाए हुए हैं, है ना, और इन नोट्स को बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है, इनको बहुत अच्छे से समझा हुआ है, तो आप इस 200 पेज के नोट्स को 20 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये 20 पेज के नोट्स आपने बहुत अच्छे से, है ना, मल्टीपल टाइम्स क्या किए होंगे, रिवीजन किए होंगे, तो इस 20 पेज के नोट्स को आप क्या कर सकते हैं, 2 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और हम उस टेक्निक को समझने वाले हैं जहां पर हम नोट्स को क्या करते हैं, एडवांस लेवल का बनाते हैं, जिनको आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 5 मिनट में रिवाइज कर सको, और वो भी एक बार नहीं, बहुत बार रिवाइज कर सको, है ना। तो उसी टेक्निक का नाम है, आपने सुना होगा, है ना, एक वर्ड निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं माइंड मैप। आजकल आप सबको पता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है ना। तो हम इसकी हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, किसी टॉपिक के माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, माइंड मैप कैसे बनाते हैं इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, क्लासेस ले सकते हैं, जो लाइव क्लासेस, है ना, चल रही हैं, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को सीख सकते हैं और बहुत कम टाइम में सीख सकते हैं। वहां पर हम आपको बहुत डिटेल से चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो आज हम ये समझने वाले हैं कि जो माइंड मैप होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो माइंड मैप है वो एक विजुअल नोट्स मेकिंग टेक्निक है। कैसी टेक्निक है, विजुअल नोट मेकिंग, क्या है, विजुअल नोट मेकिंग टेक्निक है। विजुअल क्यों है, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है, ठीक है, उसकी संरचना या उसका सिस्टम कुछ ऐसा है जो क्या करता है, विजुअलाइजेशन में या पिक्चर्स में चीजों को सोचता है और याद रखता है ना। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, या लास्ट सेशन में भी मैंने, या फर्स्ट सेशन में भी मैंने आपको समझाया था कि हमारा दिमाग जो है वो पिक्चर्स को बहुत अच्छे से याद कर लेता है या बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेता है। अपनी सब कॉन्शियस माइंड जो होता है, जो मेन मेमोरी होती है, जो अपने ब्रेन का 90% फंक्शन होता है या यूज करती है, उसमें जाके वो सेट हो जाते हैं, है ना। जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, लंबी याददाश्त होती है, लंबे समय तक उसको याद रखता है।
दूसरी चीज क्या है कि जो माइंड मैप की टेक्निक है वो इसी पर आधारित है, ठीक है, जो हमारी दिमाग की संरचना है उसी पर आधारित है ना, और उसी से जुड़ी हुई है ना। तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी विषय को चित्र डायग्राम के रूप में क्या होता है, लिखा जाता है। अब आप बोलोगे सर कोई सब्जेक्ट है उसको चित्र के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसी पर डिस्कशन आज करने वाले हैं या बताने वाले हैं। तो सेशन को पूरा देखें तो आपको हर एक चीज का आंसर मिल रहा होगा, पर अगर आप आधे घंटे के सेशन को या 1 घंटे के सेशन को 5 मिनट देखोगे तो आपको अपना आंसर या जवाब नहीं मिल रहा होगा। तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें हम किसी भी विषय को चित्र या डायग्राम या पिक्चर्स के फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। इसमें बीच में मुख्य विषय होता है या मेन सब्जेक्ट होता है जिस पर बात करी जा रही है, जिसको लिखा जा रहा है, और उससे कुछ ब्रांचेस को या कुछ शाखाओं को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उससे जुड़े विचार, उपविषय या सब हेडिंग्स या जानकारी या डेटा, है ना, या फैक्ट्स को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि माइंड मैप जो है वो सोच को चित्र के रूप में प्रस्तुत करने का क्या होता है, एक स्मार्ट तरीका होता है। जो लोग बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे एमबीबीएस कर रहे होते हैं, तो उस केस में बहुत सारी चीजों को याद रखना होता है या बहुत बड़े डेटा को या बहुत सारी सब्जेक्ट्स को याद रखना होता है, तो उस केस में इस मेथड का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है या एमपीपीएससी के अंदर मैंने मेंस लिखा हुआ है, तो मैं आपको जो टॉपिक्स हैं, जो आंसर राइटिंग्स हैं या जो टेक्निक्स हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूं और आपको बता सकता हूं। अब सवाल हमारे पास आता है सबसे पहले कि सर माइंड मैप होता क्या है, ये तो समझ में आ गया कि माइंड मैप ऐसा ऐसा होता है, पर ये दिखता कैसा है या इसको बनाने की तकनीक क्या होती है, या हमारे पास कोई टॉपिक है तो हम इसको कैसे बना सकते हैं। अब बात यहां पर आती है, तो माइंड मैप को कैसे बनाते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, है ना, तो मैंने आपको बताया कि आपके पास एक प्लेन पेपर होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि A4 साइज का पेपर हमारे पास है, A4 साइज का पेपर है। अब जिस सब्जेक्ट के ऊपर माइंड मैप बनाना है उसका मेन जो टॉपिक होता है उसको हम बिल्कुल सेंटर में यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, यहां पर हम सेंटर में लिख देते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा बनता है मुख्य विषय। तो कागज के बिल्कुल बीच में उस सब्जेक्ट को या उस विषय को लिखना होता है, या उसका कोई चित्र आप छोटा सा बना सकते हैं तो छोटा सा चित्र बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर मान के चलो ये टॉपिक हमारा जो है, इस टॉपिक के 4 सब टॉपिक हैं, तो हम यहां से 4 क्या बनाएंगे, मोटी मोटी शाखाएं बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, और इन शाखाओं से क्या कर देंगे, उसके 4 टॉपिक जो है सब टॉपिक उनको हम जोड़ देंगे, है ना। ये टॉपिक नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर मान के चलो कोई और टॉपिक है तो हम यहां फिर उस टॉपिक को जोड़ देंगे, ठीक है। या इसके अंदर कोई फैक्ट है तो हम उसमें छोटी छोटी शाखाएं बनाएंगे या इसके अंदर वो फैक्ट जोड़ देंगे। जैसे यहाँ फैक्ट जोड़ना है तो हम ये फैक्ट लिख देंगे, यहाँ पर हमें कोई जानकारी लिखनी है ये लिख देंगे, यहाँ पर हमें इसमें से 2 ब्रांचें और निकालनी है और कोई टॉपिक यहाँ जोड़ने हैं तो हम उस टॉपिक को क्या कर देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। इस तरीके से इसको बनाया जाता है। इसमें हम छोटे छोटे चित्र का उपयोग भी कर सकते हैं या हम कलर्ड पेन से अलग अलग शाखाओं को बना सकते हैं, है ना। ये वाली शाखाएं हमारी जो होती हैं, जैसे पेड़ होता है, पेड़ की पहली शाखा मोटी होती है, फिर दूसरी उससे पतली, फिर उससे पतली, फिर उससे पतली, तो कुछ इस तरीके से इसकी संरचना होती है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट होता है, मैंने क्या बताया, शाखाएं बनानी होती है। तो मुख्य विषय से 4 या 6 या 7 या 8 शाखाएं हम निकाल सकते हैं। जैसे उसकी परिभाषा हो गई, उसका महत्व हो गया, उसके तरीके हो गए, उसके एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए, है ना, उसका महत्व हो गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, उससे शाखाएं बना सकते हैं। फिर उन शाखाओं के बाद आप क्या करोगे, एक सर्किल या एक बॉक्स बनाओगे या एक सर्किल बनाओगे, उसको जोड़ दोगे। फिर उस बॉक्स के आगे या उस सर्किल के आगे कुछ और चीजें अगर हैं तो आप फिर उससे छोटी छोटी शाखाएं बनाओगे या बारीक बारीक शाखाएं बनाओगे और उसको जोड़ दोगे, है ना। जैसे कोई तरीके हैं, कोई मेथड है, कोई फॉर्मूला है तो आप उसको जोड़ दोगे। और केवल हमें यहां पर क्या करना होता है, मुख्य शब्द लिखने होते हैं, एक छोटा सा वाक्य लिखना होता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर लिखनी नहीं होती है। इसीलिए ये नोट्स क्या होते हैं, 10 पेज को आप क्या कर सकते हो, एक पेज में समराइज कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं 10:1, है ना। अगर आपने 10 पेज लिखे हैं तो आप उसको क्या कर सकते हो, एक पेज में माइंड मैप के थ्रू क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपने 100 पेज लिखे होंगे तो आपके 10 पेज के नोट्स बन जाएंगे। अगर आपने 200 पेज लिखे होंगे तो आपके 20 पेज के नोट्स बन जाएंगे।
अब वो माइंड मैप का आपने कई बार रिवीजन किया हुआ है, 50 बार 100 बार आपने उसका रिवीजन किया हुआ है, उसको देखा हुआ है, उन पॉइंट्स को याद किया हुआ है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उन चीजों को नहीं भूलेंगे। 99% 95% चीजें आपको याद रह जाती हैं, और हमें इतना ही चाहिए एग्जाम में। अगर 95% या 90% आप अगर इनपुट दे रहे होंगे तो आपको आउटपुट भी 100% बढ़िया एग्जाम के अंदर मिल रहा होगा, सारी चीजें आपकी सही चल रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें ये याद रखना होता है कि हम यहाँ पर कलर्ड पेन का यूज करते हैं या सिंबल्स का यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कलर्ड पेन का, हमारा ब्रेन जो है वो उससे जल्दी कनेक्ट होता है या उन चीजों को जल्दी याद रखता है। आप खुद एक एग्जांपल सोचिए कि अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट कोई मूवी दिखाई जाती है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ आपने इस मूवी में क्या देखा, तो आपको आपका ब्रेन वहां से 100% चीजों को कैप्चर नहीं कर पाएगा, सारी 100% चीजों को नहीं याद रख पाएगा, है ना। आप खुद सोचो कि एक पेज आपके पास है, उस पेज के ऊपर पेंसिल से कुछ लिखा हुआ है या पूरा पेज पेंसिल से टेक्स्ट में भरा हुआ है, आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और वही पेज अगर कलरफुल हो जाए तो आपको चीजें बहुत जल्दी, हमारा ब्रेन उससे अटैच हो जाता है। हमारा फंक्शन ब्रेन का ऐसा है कि कलर्स में हम ज्यादा चीजों को याद रख पाते हैं, ज्यादा सोच पाते हैं। आप खुद इस चीज को सोच कर देखिए, है ना। तो हमें यहाँ पर कलर 2 या 3 कलर के स्केच पेन या कलर पेन, है ना, ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है, इनका हम यूज करके अगर उसको बनाएंगे तो ये और शानदार काम कर रहा होगा। अलग अलग शाखाओं को आप अलग अलग कलर से डिनोट कर सकते हो, याद रखने में इससे क्या होती है, मदद मिलती है। हम आगे अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पर चित्र या प्रतीक या सिंबल्स बना सकते हैं। हम जैसे कंप्यूटर का कोई अगर हम कम्युनिकेशन का हम एक माइंड मैप बना रहे हैं या कोई चीज हम बना रहे हैं, तो आप देखोगे कि वो अगर कलरफुल होगी या उसमें छोटे छोटे डायग्राम बने होंगे तो आप उस चीज को और अच्छे से और लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। क्योंकि माइंड मैप जो है ये मस्तिष्क का, है ना, इसका जो संबंध होता है वो हमारे ब्रेन से होता है, माइंड मैप का संबंध, है ना। क्योंकि मानव मस्तिष्क जो है वो सीधी रेखा में नहीं बल्कि शाखाओं के रूप में क्या करता है, सोचता है। मस्तिष्क की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो एक विचार से दूसरा विचार क्या होता है, जुड़ा होता है। इसलिए हम यहां भी एक फैक्ट से दूसरा फैक्ट या एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट क्या कर रहे हैं, शाखाओं के माध्यम से जोड़ रहे हैं। रंग, चित्र और शब्दों को जल्दी याद रखता है दिमाग, है ना। माइंड मैप की हम बात करते हैं तो मस्तिष्क की जो प्राकृतिक सोच है ना, या जो शैली है उस पर ये आधारित होता है, इसलिए जल्दी याद करता है, जल्दी याद होता है। समझना इसको आसान होता है ना। रचनात्मकता इससे बढ़ती है, क्रिएटिविटी हमारी बढ़ती है ना। माइंड मैप में अगर हम बात करें तो हमारे मस्तिष्क में, है ना, 2 साइड होते हैं। हम बात करें अगर तो एक लेफ्ट साइड होती है और एक क्या होती है, हमारी राइट साइड होती है ना। तो बायां मस्तिष्क हमारा जो होता है या लेफ्ट वाला जो हमारा ब्रेन होता है, हिस्सा होता है, ये क्या करता है, लॉजिक को, तर्क को या शब्दों के ऊपर काम कर रहा होता है। और जो राइट साइड वाला ब्रेन होता है या दायां मस्तिष्क होता है, ये रंग पर, चित्र पर, इन दोनों के साथ काम कर रहा होता है। जब आप इन दोनों चीजों को एक साथ करते हो तो आपका जो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है लेफ्ट और राइट का, वो क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है और चीजों को बहुत अच्छे से याद कर रहा होता है और रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिल रहा होता है। हम कोई चीज याद करते हैं तो हमें फौरन वो चीज याद आ जाती है एग्जाम के अंदर। हमें ये चीज समझना है, इससे हमारे दिमाग का कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा हो रहा होता है। माइंड मैप की अगर हम लाभ की बात करें तो इससे फायदे क्या होंगे, तो इससे आपकी स्मरण शक्ति या मेमोरी पावर बढ़ता है, एकाग्रता में सुधार होता है, परीक्षा की तैयारी आसान हो जाती है कि जहां हम 200 पेज को लेकर टेंशन में थे, वहां हमें 10 पेज या, है ना, 5 पेज में हमारा काम खत्म हो रहा है। तो 5 पेज को पढ़ने में कितना समय लग रहा होगा, एक पेज को देखने में 1 मिनट या 2 मिनट लग रहे होंगे, है ना। 10 पेज को देखने में 10 मिनट लग रहे होंगे। तो जो चीज हम 10 घंटे में या, है ना, 2 दिन में कल्पना नहीं कर रहे थे कि हम इसको पढ़ पाएंगे, सोच पाएंगे या याद रख पाएंगे, उस चीज को अब आप केवल 10 मिनट में कर पा रहे हो, है ना। तो ये इससे आपको फायदा मिल रहा होता है। परीक्षा की तैयारी के दौरान इससे बहुत आसानी होती है चीजों को मेमोराइज करने में या याद रखने में या बार बार रिवीजन करने में, क्योंकि जितनी ज्यादा बार आप रिवीजन करोगे उस क्वेश्चन की या उस चीज की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि अब आप एग्जाम में उसको सारी चीजों को याद रख पाओगे और फैक्ट्स को आप भूलोगे नहीं, है ना? कठिन विषय भी क्या होता है, इससे सरल लगने लगते हैं, है ना। विद्यार्थियों के लिए इसका उपयोग अगर हम बात करें तो पाठ का सारांश बनाना आसान होता है, निबंध की रूपरेखा तैयार करनी आसान होती है, विज्ञान की प्रतिक्रियाएं हो गई या इतिहास या भूगोल हो गए या प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन हो गए, ये चीजें क्या होती हैं, बहुत आसान हो जाती हैं। पर एग्जाम में हमें जो, है ना, माइंड मैप है वो बना के नहीं आना। ये हम अपने नोट्स की या सीक्रेट्स की बात कर रहे हैं कि हम इसके माध्यम से एग्जाम में क्या बना के आना। मैंने आपको आंसर राइटिंग में बताया था कि आपको फ्लो चार्ट बना के आना। फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं ये भी हम आंसर राइटिंग में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको देख के ये समझने वाले हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है, और इसको कैसे हमें क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमने एक वोकेशनल का, एक रोजगार कौशल का एक सिंपल सा टॉपिक लिया हुआ है जो पहली यूनिट में आपको मिलता है, संचार कौशल या कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो एक ध्यान रखना है आपको कि जब आप एक पेपर लेते हो या एक पेज लेते हो, एक व्हाइट पेपर लेते हो A4 साइज का या एक कॉपी का पेज आप लेते हो, तो उस पेज के बिल्कुल बीच में आपको मेन टॉपिक लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर मेन टॉपिक क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन या संचार लिखा हुआ है, ठीक है।
अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, यहां से आपको अलग अलग शाखाएं बनानी होती है ना। जैसे हमने एक शाखा यहां से एक नंबर 1 पर क्या बना दी, एक ब्रांच बना दी संचार की परिभाषा। तो यहाँ पर संचार नहीं लिखना, आपको केवल लिखना है परिभाषा, ठीक है। अब इसकी परिभाषा में जो कीवर्ड होंगे वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जैसे विचारों का आदान प्रदान करना, कम्युनिकेट वर्ड है ना, कम्युनिकेटर से बना हुआ है ना, या भावनाओं की अभिव्यक्ति, या सूचना देना और प्राप्त करना, ये इसके कीवर्ड हो गए। आपकी संचार की परिभाषा खत्म है ना। तो आप इसका रिवीजन बहुत फास्ट कर सकते हो और जो कीवर्ड है उनकी हेल्प से आप अपना आंसर बहुत अच्छा बना सकते हो, ठीक है। दूसरी हमने यहाँ पर ब्रांच निकाली है एक अलग कलर से, ठीक है। संचार के तत्व या एलिमेंट है ना, कौन कौन से होते हैं। तो हमने लिख लिया पहला कि जो प्रेषक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं, ठीक है। संदेश को अपन क्या बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। तो हमने ये 5 संचार के एलिमेंट लिख लिए। अब आपने तीसरी शाखा बना ली। हमें इस टॉपिक को पूरा खत्म करना होता है, चाहे 5 शाखाएं बने या 8 शाखाएं बने, हमें क्या करना होता है, ये टॉपिक पूरा खत्म करना होता है, ठीक है, एक ही पेज के अंदर। तो उससे जुड़ी सारी चीजों की हमने एक एक शाखाएं बना ली और फिर उनकी क्या बना ली, उप शाखाएं बना ली। ये छोटी छोटी क्या हो गई, पतली पतली सी उप शाखाएं हो गई। ये आप अलग कलर के पेन से बना सकते हो। जितना बेहतर आप बनाओगे डायग्राम, उतना अच्छा आपको ये याद होगा, ये लंबे टाइम तक चलेगा। तीसरे नंबर पर हमने क्या बना लिया, संचार की प्रक्रिया। कि संचार की प्रक्रिया में क्या होता है। तो पहले कोई विचार उत्पन्न होता है, फिर संदेश भेजना होता है, फिर माध्यम का प्रयोग होता है, फिर संदेश प्राप्त करते हैं, फिर उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये संचार की प्रक्रिया खत्म हो गई हमारी। हमें इतना याद होगा पेपर में, इसको बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद हमने 4th नंबर की एक ब्रांच बना ली। उसमें हमने क्या लिखा, पर एक ब्रांच और बना ली 4। हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, संचार का महत्व, ठीक है। 4th नंबर में हमने क्या लिख लिया, संचार का महत्व। तो इससे क्या होती है, इसका महत्व क्या है। तो अपने 3 छोटे छोटे 4 5 है ना, यहाँ पर क्या कर लिया, 4 या 5 छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको कीवर्ड्स में बना लिया। इससे समझ बढ़ती है, संबंध या रिलेशन मजबूत होते हैं, शिक्षा में सहायक होता है, व्यवसाय में उपयोगी होता है, समाज को जोड़ता है। 5 पॉइंट हमारे बन गए। इसके बाद हम 5th नंबर की ब्रांच पे आ गए। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, संचार में बाधाएं। कि संचार में कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो भाषा संबंधी बाधा होती है ना, ध्यान की कमी, अगर कोई ध्यान से समझ हो सकती है ना, भाषा की समस्या हो सकती है, ध्यान की कमी हो सकती है, नॉइस या शोर हो सकता है, गलत समझ हो सकती है, तकनीकी समस्या हो सकती है। तो जो भी आपको कीवर्ड लिखना है, या 5 7 8 है ना, वो कीवर्ड आप क्या कर लोगे, यहाँ पर लिख लोगे, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6th नंबर की, है ना। तो 6th नंबर पे हमारे पास क्या जाता है, यहाँ पर प्रभावी संचार के क्या जाते हैं, गुण आ जाते हैं। कि प्रभावी संचार के गुण कौन कौन से हैं। तो भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना होता है ना, सही माध्यम होना चाहिए, सरल शब्द होने चाहिए, समय पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो ये क्या होगा, प्रभावी संचार के गुण हो गए, है ना। संचार के प्रकार की हम बात करें तो हमने एक पॉइंट और बना लिया, संचार के प्रकार, है ना। कितने प्रकार के संचार होते हैं, है ना। तो मौखिक संचार होता है। मौखिक संचार में क्या होता है, बोलना और सुनना। हमने इसके 2 या 3 कीवर्ड या 4 कीवर्ड यहाँ लिख लिए, है ना। गैर मौखिक संचार होता है, हाव भाव, चेहरे की अभिव्यक्ति, संकेत, इनके माध्यम से किया जाता है। या जो भी एग्जाम्पल आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो याद रखने के लिए। लिखित संचार, है ना, इसमें क्या शामिल होता है ना, लिखना शामिल होता है, जैसे पत्र हो गया, ईमेल हो गया, संकेत हो गया, ये हमने लिख लिए। दृश्य संचार किस चीज पर बेस्ड होता है, चित्र या प्रतिबिंब पर आधारित होता है। चार्ट या संकेतों का उपयोग किया जाता है, चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको केवल यहाँ पर ये समझाने वाला हूँ, है ना। यह समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है कि आप इसको कैसे बना सकते हैं या कैसे इसको सोच सकते हैं, है ना। हमें सबसे पहले इसमें जो चीज याद रखनी होती है, मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बताया था, है ना, या हम जब इसको पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य विषय या मेन टॉपिक होता है उसको हमें बिल्कुल सेंटर में लिखना होता है। क्योंकि हमें नहीं पता हम कितने आगे चले जाएंगे, कहाँ कितने, है ना, हमें ब्रांचेस बनाने पड़ेंगे। तो हमेशा इसकी शुरुआत पेपर के बिल्कुल बीच से की जाती है, या कॉपी के बिल्कुल बीच से शुरुआत इसकी करी जाती है। शाखाएं हमें बनानी होती हैं, हम 4 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन शाखाओं से फिर क्या होता है, उप शाखाओं को जोड़ना होता है। जैसे ये इसकी मेन शाखा हो गई, ये आप थोड़ी सी मोटी बना सकते हो, है ना। और इसके बाद ये उप शाखाएं हो गई, है ना। और इसके बाद भी अगर कुछ बनाना है तो हम आगे भी एग्जाम्पल के फॉर्म में या उसको कीवर्ड के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, आगे इसको जोड़ सकते हैं। दूसरी चीज मैंने ये बताई थी आपसे, इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप कलर पेन का यूज कर रहे हो या इसको कलर्ड फॉर्मेट में बना रहे हो। डायग्राम वगैरह बनाना है तो हम बिल्कुल छोटे से डायग्राम इनके सेंटर में या बीच में बना सकते हैं, अगर हमें ऐसा लग रहा है तो। आजकल आप देखते हो कि कंप्यूटर का जमाना है या एआई का जमाना है, तो आप ऑनलाइन भी इसको क्या कर सकते हो, कुछ, है ना, साइट्स हैं, है ना, जैसे चैट जीपीटी है, इससे क्या कर सकते हो आप, इसको ऑनलाइन टॉपिक वाइज क्रिएट कर सकते हो कि हम माइंड मैप इस टॉपिक पर हमें बनाना है, तो चैट जीपीटी से आप बना सकते हो, या ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो, है ना। तो स्टार्टिंग में आपको क्या हो सकता है, यहाँ पर प्रॉब्लम बनाने में हो सकती है, उस टॉपिक पर आप इतना नहीं सोच पाओ, तो आप इन चीजों की हेल्प भी ले सकते हो, है ना। आजकल, है ना, ऐसे नोट्स भी अवेलेबल होते हैं जहां पर आपको उस सब्जेक्ट की पूरे माइंड मैप नोट्स मिल रहे होते हैं ना, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार की तकनीकी, है ना,
सहायता के लिए या किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से, या फ़ोन नंबर जो आपको अवेलेबल है उनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, है ना। या हम लोगों की जो क्लासें चल रही हैं लाइव क्लास, उनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सिस्टम समझ में आया होगा। अगले सेशन में हम एक अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।